रिएक्ट जेएस को ही पढ़ा रहा है, और जो भी एक नया डेवलपर सीखने जा रहा है तो वो सबसे शुरुआत पहले अपनी इसी से कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसलिए ये सीखना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या हो सकता है अपना। अब बात करते हैं रोड मैप के बारे में। तो रोड मैप में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है अपना HTML। जैसे HTML की बात करने में स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है कि वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे एक वेबसाइट में बटन्स होंगे, इमेजेस होंगी, हेडिंग्स होंगी, वो सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? वो सारी चीजें डिसाइड करती है अपना HTML। ठीक है, तो अगर मैं एक बात कहूँ कि बिना HTML के कोई वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या ये सही चीज होगी? क्या बिना HTML कोई वेबसाइट बन सकती है? नो। नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि इस वेबसाइट में बटन होगा भी या नहीं होगा, तो उसका मतलब ही क्या है? तो इसलिए बिना HTML के तो कोई भी वेबसाइट अपने पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग कहेंगे क्या रिएक्ट जेएस में तो बन जाती चीजें, बट कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वो HTML को यूज करेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है अपना CSS। अभी समझो तो थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो हम लोग का HTML चीजें जो बन रही है उसका जो लेआउट है वो काफी गंदा होता है। जैसे जब एक घर नया नया बनता है तो उसमें जब ईंटों की दीवारें दिख रही होती हैं तो वो दिखने में तो इतना अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को, बट जैसे उस पर कलर्स होते हैं, चीजें चेंज होती हैं, तो वो दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव होता है। तो बिल्कुल वही एग्जांपल है ये भी कि HTML जो स्ट्रक्चर बना के दे रहा है वो दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर इंस्टाग्राम हम लोग यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की वैसे डिजाइनिंग ही ना होती तो कोई यूज ही ना करता, बहुत ही बोरिंग सा डिजाइन लगता था। बट उसके डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए कौन आ रहा है? अपना CSS आ रहा है। ठीक है, चलिए ये दो चीज तो लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है अपना जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या आता है? जैसे एक घर का एग्जांपल लेते हैं। अब तक हमने दीवारें खड़ी कर ली, उसमें कलर्स कर दिया, बट अब ये बटन जो लगे हुए हैं, अब इस बटन पे क्लिक करने में प्रोजेक्टर ऑन हो जाए, फैन ऑन हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं फंक्शनल चीजें बन रही है ना। ऐसा कुछ अगर वेबसाइट में मुझे कुछ डेवलप करना है उस चीज के लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा। अब जैसे जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होगी? फिर इंस्टाग्राम पे सब लोग चलाते हैं, सब लोग रील स्क्रॉल करते होंगे। तो जैसे अब कोई पोस्ट पे मैं लाइक कर रहा हूँ तो डबल क्लिक किया मैंने तो पोस्ट लाइक हो रही है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी रील्स दिख रही है। तो वो चीज़ कैसे हो पा रही है? वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है कि अगर मैं क्लिक पे उसको क्या करवाना है, जावास्क्रिप्ट हैंडल करेगा। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दूसरी वीडियो लाना है, वो उसको किसको पता है? वो जावास्क्रिप्ट को पता है। तो वो जो सारी फंक्शनल चीजें हैं वो कौन मदद करेगा? जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब अब अगर मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिया, इंस्टाग्राम का जो लेआउट है वो HTML से बन रहा है, इंस्टाग्राम जैसे दिख रहा है वो हम लोग का CSS की मदद से हो पा रहा है, और जो भी मैं लाइक फंक्शनैलिटी, स्क्रॉल करने वाली चीज, वो मैं जावास्क्रिप्ट से कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब एक पूरी वेबसाइट तो मैं इन तीनों से क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे कुछ भी वेबसाइट क्रिएट करना है तो मैं इन तीन से तो कर सकता हूँ। बट अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो अपना आता है रिएक्ट जेएस का। तो इसमें ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप सही डालिएगा, इसी पे आपका सर्टिफिकेट आएगा। जो सर्टिफिकेट हम लोग का पार्टिसिपेशन का आएगा आपको इसी पे आएगा। तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर सही डालिएगा। तो अगर ये तीन चीजों से वेबसाइट बन पा रही थी तो एक चौथा पॉइंट रिएक्ट जेएस हुआ है। अब देखिए, अब तक तो आपने जो भी फायदे सुने वो सुने थे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेबसाइट बहुत फास्ट होती है, बहुत इजीली रन करती है, हम लोग को वेटिंग टाइम जो हम लोग का है वो काफी कम हो जाता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, ताकि जो भी यूजर यूज कर रहा है उसको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब वो बोर नहीं होगा उस चीजों से। बट हम लोग के लिए क्या है, एज ए डेवलपर अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या है, वेबसाइट बनानी थी तब तो मैं इन तीन चीजों से ही बना सकता था। बट अगर एज ए डेवलपर हम लोग बात करें, जो वेबसाइट मैं 5 दिन में बना पा रहा था HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, रिएक्ट जेएस की मदद से 2 दिन के अंदर वो वेबसाइट बन सकती है। मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है वो एकदम आधा हो गया है। किस वजह से? रिएक्ट जेएस की वजह से। तो ये दोनों के लिए फायदा है, एज ए डेवलपर भी फायदा है और जो यूजर यूज कर रहा है उसके लिए तो फायदा है ही है। तो इसलिए भी रिएक्ट जेएस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो दोनों फायदा लेके आ रहा है कि मुझे कोड जब करना है तो कोड में बहुत जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, जिससे मेरा डेवलपमेंट टाइम बहुत कम हो जाएगा, एरर्स पकड़ना रिएक्ट जेएस में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें दोनों कैसे फायदे हुए हैं, तो इसलिए सब लोग ने इसको बहुत ज्यादा चूज किया। ठीक है, चलो अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब रिएक्ट जेएस की ऐप बनाने से पहले हम लोग के पास कुछ अपने लैपटॉप पे सेटअप होना चाहिए।
जिसे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जब भी आप लोग जावास्क्रिप्ट तक जाएंगे, CSS चीजें एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने लैपटॉप में। क्यों? क्योंकि वो तीनों चीजें ब्राउजर में प्री डिफॉल्ट इंस्टॉल होती हैं। कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें चीजों को रन करेंगे, कोई काम दिक्कत नहीं होगी। बट रिएक्ट जेएस को सेटअप करने के लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होता है नोड जेएस। अब ये नोड जेएस क्या होता है? जैसे अपना प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पे क्या करते हैं हम लोग? कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी फोन में मुझे एप्लीकेशन चाहिए, जो भी मेरे काम की चीज है, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। बिल्कुल वैसा ही हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट करते हैं, उन लोग के लिए आता है नोड जेएस। क्योंकि नोड जेएस अपने साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज लेके आता है, npm। नोड जेएस आपको सर्वर बनाने में मदद करेगा। मतलब जो चीज हम लोग एक सर्वर को खरीद रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, मतलब मैं चाहूँ तो अपने लैपटॉप को एक सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे हम लोग की फुल स्टैक वेबसाइट काम करती है, तो वो चीज में क्या कर सकता हूँ? नोड जेएस की मदद से। पहली चीज तो ये हो गई। और जैसे npm आता है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस को सिंपल आसान भाषा में हम लोग कहें तो एप्स मान लो। वो किस लिए काम आता है? वो हम लोग काम आता है डेवलपमेंट करने में। जैसे मुझे रिएक्ट कुछ एप्लीकेशन बनानी है, मुझे उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मैं इंस्टॉल कहाँ से करूँगा? npm से इंस्टॉल कर लूँगा। और वो चीज़ें वर्क किस वजह से करेगी? नोड जेएस की वजह से वर्क करेगी। तो इसलिए नोड जेएस होना अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में बहुत जरूरी है। बिना इसके हम लोग रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन या जावास्क्रिप्ट की मदद से बैकएंड भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम लोग को नोड जेएस अपने लैपटॉप में होना ही चाहिए। ठीक है, अब कोडिंग पार्ट होता तो इसको हम लोग कोड करके देखते, बट फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिएक्ट को सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपना ऑफिशियल तरीका, जो रिएक्ट अपनी खुद की वेबसाइट में रखता है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। बट आजकल ट्रेंड में एक वीट नाम का चीज हम बहुत यूज करते हैं। अब ये वीट क्या है? अगर हम बात करें रिएक्ट की, जो रिएक्ट का खुद का ऑफिशियल तरीका है, उसमें क्या होता है? चीजें इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट सेटअप होगी, प्रॉपर सेटअप होगी, प्रॉपर वर्क करेगा। बट वो तरीका जब हम लोग बिल्ड टाइम, जैसे जब हम लोग उसको सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है वहाँ। अब क्यों? जैसे सर्वर पे जब कोई चीज़ें जाती हैं, तो उसको अपलोड होने में और स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है शुरुआत में। तो जो रिएक्ट का जो खुद का ऑफिशियल तरीका है, वो थोड़ा स्लो है। बट वीट ने क्या किया? बोला आपको रिएक्ट ऐप बनाना है, बनाइए रिएक्ट ऐप। बट जब भी वीट के थ्रू आप लोग बनाएंगे, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए दो एप्लीकेशन है जो सेम काम कर रही है। एक एप्लीकेशन है 1 GB की और दूसरी एप्लीकेशन है 10 MB की। आप लोग कौन सी चीज़ को इंस्टॉल करना पसंद करेंगे? 10 MB। 10 MB वाली। क्यों? जब काम दोनों में सेम हो रहा है, तो मैं जाहिर सी बात है लाइट वेट वाली इंस्टॉल करना पसंद करूंगा। एग्जैक्टली वही चीज़ करता है वीट। रिएक्ट सेम काम कर रहा था, जो रिएक्ट का ऑफिशियल तरीका है। वीट भी सेम काम कर रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस लेता है, इसलिए इस चीज़ का यूज़ करना एक बेटर ऑप्शन होता है। इसलिए जो भी सेटअप करते हैं, जो भी आप लोग अगर यूट्यूब पे भी रिसोर्स देखते हैं, तो उसमें भी वीट का ही यूज़ हो रहा है। और तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिएक्ट ने भी अब तक कह दिया है कि जो भी अब से नया ऐप डेवलप करेगा, वो वीट का ही यूज़ करे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो जब रिएक्ट खुद कह रहा है, तो यूज़ करने में हम लोग की क्या बुराई? ठीक है, चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई। ये वीट क्या होता है? अब जो वर्चुअल डॉम और रियल डॉम के बारे में मैंने शुरू में थोड़ा बात की, उसी के बारे में बात करें कि रियल डॉम क्या होता है? जो भी अपना HTML एलिमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। डॉम जब भी आ रहा है, इसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसका सिंपल मतलब समझो कि अपनी वेबसाइट में जो भी HTML का पार्ट है, वो अपना होता है डॉम का पार्ट। ठीक है, अब रियल डॉम जब भी होता है, मतलब जब भी हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो किस पे काम कर रहा है? रियल डॉम पे काम कर रहा है। और रियल डॉम में अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, वो स्लो ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेस को शो करने के लिए सबसे पहले मुझे वेबसाइट को करना पड़ेगा रीलोड। जैसे कि फेसबुक वाला एग्जांपल आप लोगों ने सुना था कि जब भी मैं कोई नया मैसेज भेजता था, तो अगर मुझे कोई नया मैसेज रिसीव करना है, तो पहले मुझे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक नया मैसेज दिखता था। वो क्यों? ताकि वो अपने डॉम को, अपने HTML वाले पार्ट को अपडेट कर पाए। और वो अपडेट कैसे करें? जब रिफ्रेश होगा। काफ़ी स्लो, काफ़ी वेबसाइट जो, इसलिए फेसबुक पहले बहुत ही स्लो वर्क करता था। हालांकि उस समय के हिसाब से हम लोग को नहीं लगता था कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हो सकती थी, बट अब जब हम लोग फेसबुक यूज़ करें, और अगर मुझे पहले 10 साल पुराना वाला फेसबुक का यूज़ करना पड़ जाए, तब तो फिर बहुत ही बोरिंग हो जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बट रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट अपने खुद के अंदर वर्चुअल डॉम लेके
मतलब वो बोलता है कि रियल डॉम को मैं साइड में रखूंगा। अब इससे जाहिर सी बात है, मैंने एक चीज बताई थी कि बिना HTML के कोई भी वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रियल डॉम तो होगा ही होगा। बट जब रिएक्ट जो हम लोग को शो करवाता है अपनी स्क्रीन पे, वो रियल डॉम शो ही नहीं करता है। वो बोलता है मैं आपको उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ, मतलब जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसने रियल डॉम की कॉपी की और पेस्ट कर दिया अपनी स्क्रीन पे, जिसका नाम क्या था, वर्चुअल डॉम। वो चेंज किसे में वर्चुअल डॉम में चेंज करेगा? स्लो कौन था? रियल डॉम था, क्योंकि रियल डॉम में चेंजेस करने पे अपडेट करना पड़ेगा। बट वर्चुअल डॉम में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ना मुझे पेज रिलोड करना पड़ेगा, ना मुझे वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वैसे ही चीजें अपडेट हो जाएंगी। इसलिए रिएक्ट और फास्ट होता है। ये होता है इसकी वर्किंग वाला पार्ट कि रिएक्ट जेएस कैसे फास्ट हो रहा है, वो इसकी वजह से फास्ट हो रहा है, वर्चुअल डॉम की वजह से। ठीक है, तो ये भी चीज हो गई। अब JSX वर्सेस HTML। अच्छा, HTML कोड तो आपने लिखा होगा या देखा होगा। कितने लोग ने अब तक HTML में कोडिंग की है थोड़ी बहुत? अभी किसी ने नहीं की होगी, फर्स्ट ईयर वाले। अच्छा, नहीं की होगी। ठीक है, तो अब होता क्या है, थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक अलग फाइल में लिखी जाती है, CSS जो है वो एक अलग फाइल में लिखी जाती है। तो अब उसका वो क्या है, लिखना अलग फाइल में लिखना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। हर एक चीज अलग अलग है तो मैं मैनेज काफी इजीली कर सकता हूँ। बट ऐसे में होता है कोड अपने बहुत सारे कोड हो जाते हैं, बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज का कोड एक ही फाइल में रखना चाहता हूँ, उस केस के लिए हम लोग JSX का यूज करते हैं। मतलब जब आप लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका बहुत बड़ा होगा। मतलब मुझे अगर एक छोटा सा भी काम करवाना है तो उसका जो सिंटैक्स है वो काफी बड़ा होता है। तो अब JSX क्या करता है उस केस में? JSX बोलता है कि अगर वो 4 लाइन का कोड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो रिएक्ट में आते आते वो सिर्फ 1 लाइन का कोड जाएगा। तो रिएक्ट तो और फिर फायदेमंद चीज हो गई कि जो चीज मुझे वहां 10-10 20-20 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा था, वो यहाँ पे 5-6 लाइन का कोड लिख के खत्म कर दे रहा हूँ। तो डेवलपर के लिए भी काफी ज्यादा ईजी हो गया। याद करने का तरीका बहुत सिंपल हो गया कि मुझे पता है कि हाँ ऐसी चीजें ये होती है, एक छोटे छोटे कीवर्ड्स का ध्यान रखने होते हैं। तो डेवलपर के लिए भी रिएक्ट जेएस बहुत ज्यादा इजी होता चला गया। उसके बाद कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। अच्छा, इंस्टाग्राम जब आप यूज करते हैं तो जो पोस्ट वाला जो या तो रील्स वाला सेक्शन है, रील्स वाला सेक्शन हर लोग स्क्रॉल करते होंगे। तो रील्स का लेआउट क्या होता है कि पहले एक वीडियो चल रही है, साइड में अपने पास कुछ ऑप्शंस है, ये लाइक का है, कमेंट का है, शेयर का है, और अब तो एक और आ गया रीशेयर करने वाला, रीपोस्ट करने वाला। और लेफ्ट साइड में हम लोग को जो भी यूजर ने जिसने भी पोस्ट किया है उसकी आईडी शो होती है, उसकी प्रोफाइल फोटो, उसका नाम, ठीक है, और कैप्शन उसके नीचे आ जाएगा। अब मैं जब भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियोस चेंज हो रही है, पर जो उसकी डिजाइन है क्या वो चेंज हो रहा है? वो तो नहीं चेंज हो रहा है। अभी भी राइट साइड में वही चीजें आ रही हैं, नीचे इस साइड लेफ्ट साइड में मेरे को उसका यूजर की आईडी दिख रही है। तो रिएक्ट करता क्या है, हर एक चीज को कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बेसिस पे तोड़ देता है। मतलब वो कहता क्या कि एक जो स्क्रीन थी मेरी वीडियो वाली, मैं मतलब डिजाइन में सिर्फ एक बार करूंगा, डिजाइन मैंने एक बार की, उसके बाद जितनी बार मुझे यूज करना है मैं उसी पर्टिकुलर कोड को बस कॉल करता चला जाऊंगा, वो काम होता चला जाएगा। तो ये तो काम और आसान हो गया कि मैंने डिजाइन एक बार किया, एक फाइल में मैंने उसको डिजाइन करके रख लिया। अब जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ वहां वहां सेम डिजाइन मुझे मिल रही है। अब मान लीजिए कल को इंस्टाग्राम ने डिसाइड किया कि जो लाइक वाला बटन है उसको हटा ही देना है, यूजर केवल डबल क्लिक करे तभी हो, तो मुझे डिजाइन में जाके चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब रिएक्ट जेएस में क्या होगा, अब रिएक्ट जेएस में मुझे ये चीज लगी, अच्छा मैंने जो डिजाइन किया था वो एक फाइल में है, तो मेरा काम सिर्फ क्या होगा, उस फाइल को मैं ढूंढूंगा और सिर्फ उसी फाइल में अगर मैं चेंज कर दूंगा पूरी वेबसाइट में वो एक ही बार में चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज तो और अपने अंदर बहुत ही अच्छी चीज हो गई। अब अगर नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करता तो हर जगह जहां जहां मैंने वो कोड लिख रखा था वहां वहां मुझे जाना पड़ता, वहां वहां मुझे चेंज करना पड़ता। तो अब क्या हो रहा है कि जो एक जैसे दिखने वाली चीज थी उसको मैंने अलग से साइड में रख दिया। अब सिर्फ अगर उसमें चेंज करना है सिर्फ वो फाइल ढूंढूंगा और वो फाइल ढूंढ के मैं चेंज कर दूंगा। इतना सिंपल सा काम होता है कंपोनेंट में। तो अब देखिए कंपोनेंट, जैसे ये एक HTML का कोड है, बटन लिखा हुआ है। अब ये सिर्फ एक बटन की फाइल का इतना छोटा सा कोड है, मतलब अगर मैं एक बटन भी बना रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे उसका भी कोड मैं अलग से लिख के रख रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए अभी क्लाइंट ने बोला कि बटन का कलर होना चाहिए ब्लू कलर होना चाहिए मान लीजिए, पर जब वेबसाइट बन के तैयार हुई तो क्लाइंट ने कहते कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, उसका रेड कलर होता है।
अब अगर HTML से बनाया होता तो मुझे हफ्तों लग जाते पूरी वेबसाइट में बटन चेंज करते रहते। क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट में सिर्फ 1 या 2 पेजेस नहीं होते, बहुत सारे पेजेस होते हैं, 15 से 20 तो मिनिमम होते ही होते हैं अगर एक अच्छे लेवल की वेबसाइट बना रहे तो अब उन सारे पेजेस में जाना, हर जगह बटन्स को ढूंढना, तो काफी ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। बट रिएक्ट जेएस से तो क्या होगा, मुझे पता है एक बटन नाम की फाइल बनी होगी मेरे लिए, मैं बस इस बटन नाम की फाइल को ढूंढूंगा, इस बटन का कलर मैं चेंज कर दूंगा, पूरी वेबसाइट में वो बटन कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफी इजी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। तो हर एक चीजों को टुकड़ों में बांट देना, ये किस में करेंगे हम लोग, रिएक्ट जेएस में करेंगे। तो ये चीज तो हो गई। बट अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक बार डिजाइन कर दिया, बट जैसे इंस्टाग्राम का रील वाला सेक्शन में डिजाइन कर दिया, बट उसके अंदर अलग अलग डेटा कैसे आ रहा है, अलग अलग वीडियोस कैसे शो हो रही है, अलग अलग चीजें चेंज कैसे हो रही है, वो होती है अपने प्रॉप्स की मदद से। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, दे आर वे टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। मतलब जो मैंने डिजाइन किया था उसके अंदर जो मुझे अलग अलग डेटास भेजने हैं, कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नया डेटा आ जाए, वापस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, डिजाइन वही सेम शो हो रही है, बट उसके अंदर का डेटा जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो वो डेटा कैसे आएगा उसके अंदर, प्रॉप्स की मदद से आएगा। तो ऐसे ही अब देखिए हमने कंपोनेंट बिल्ड कर लिया, हमने प्रॉप्स के बारे में बात कर ली, तो पूरी फंक्शनल चीजें तो होगी ना आपकी उसके अंदर, कि मेरे रील सेक्शन क्या है, डिजाइन कंपोनेंट है, उसके अंदर जो अलग अलग वीडियोस आ रही हैं वो क्या होगा, हम लोग का प्रॉप्स की मदद से आ रही है। तो एक काफी अच्छा एडवांटेज भी दे दिया हम लोग ने कि एक अलग अलग चीजें ब्रेक डाउन कर दी, तो जब भी मुझे चेंज करना होगा बस उस पर्टिकुलर फाइल को मैं ढूंढूंगा, उस पर्टिकुलर फाइल को मैं चेंज कर दूंगा। तो इतना इजीली हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर काम करते हैं। अब हुक्स आता है, जो रिएक्ट जेएस की असली पावर है वो हुक्स है। बिना हुक के रिएक्ट जेएस की पावर कहीं ना कहीं छूट जाएगी। जैसे अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं शुरुआत में फ्रंट एंड और बैक एंड और डेटाबेस के बारे में, तो फ्रंट एंड पे बात आती है, चीजें जब भी आती है तो हम लोग आते हैं सर्वर से लेकर चीजों को आएंगे। अब हुक्स वो सारी चीजों में मदद करते हैं, कैसे सर्वर से डेटा आएगा, कैसे हम लोग सेव करेंगे, वो सारी चीजें। तो एक एग्जांपल है यूज स्टेट हुक। जैसे हर एक चीजों में हम लोग डेटा से डील कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक डेटा अपने फ्रंट एंड के पास एक चीज आई, तो इसको कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना होगा, वरना ये डेटा आया ही कहीं यहाँ चला गया तो इसको कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। स्टोर करके रखने के लिए अपने पास क्या होता है, यूज स्टेट हुक होता है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पहले वेरिएबल्स का यूज करेंगे, जब वेरिएबल्स का यूज करते हैं उसके बाद जब रिएक्ट मेथड्स को हम लोग कहते हैं यूज स्टेट हुक। तो इसका मतलब रिएक्ट सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये तीन चीज आपको आनी चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज आती है, रिएक्ट जेएस काफी इजीली आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो इतना तो था रिएक्ट जेएस के बारे में। अब रिएक्ट जेएस सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब तो एक और फ्रेमवर्क आ गया जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस के बारे में सुना आप लोगों ने? तो रिएक्ट जेएस क्या होता है, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए काम आता है, तो मैंने सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट बिल्ड किया। पर नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, सब चीजें बिल्ड कर लो, बैकएंड बिल्ड करना है बैकएंड भी उसमें कर लो, डेटाबेस कनेक्ट करना है डेटाबेस भी कनेक्ट कर लो, हर एक चीज एक ही स्टैक के अंदर सारा काम हो रहा है। मतलब मुझे कोई भी अलग अलग फाइल्स नहीं क्रिएट करनी पड़ रही है, ना मुझे फ्रंट एंड के लिए अलग बैकएंड के लिए अलग कुछ नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जेएस का फाइल सेटअप करेंगे, उसके अंदर ही सारी चीजें, मतलब उसमें रिएक्ट की भी पावर है, मतलब बहुत ही फास्ट होने वाली वो वेबसाइट, और उसी के साथ साथ सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करवाना है वो सारी चीजें भी हम लोग उस नेक्स्ट जेएस के पास हैं। और नेक्स्ट जेएस सीखना किसके लिए आसान होगा, जिसको रिएक्ट जेएस आती है। ठीक है, और तो और रिएक्ट जेएस का एक और चीज है रिएक्ट नेटिव करके, जिसको ऐप डेवलपमेंट या डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए जिसको इंटरेस्टेड है वो उसको सीख सकते हैं। रिएक्ट जेएस आता है, बस थोड़े से टॉपिक्स चेंजेस हैं, उसके बाद सारी चीजें रिएक्ट नेटिव में बिल्कुल सेम है। तो अगर रिएक्ट जेएस आता है तो मैं उसमें आगे जाके नेक्स्ट जेएस सीख सकता हूँ, जिससे मैं एक फुल स्टैक वेबसाइट बना पाऊंगा। और अगर आगे जाऊँ मैं तो रिएक्ट नेटिव सीख सकता हूँ, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और रिएक्ट नेटिव का एक और फायदा है, वो एक ऐसे ऐप बना के देता है, वो चाहे आप एंड्रॉइड में यूज कर लें या iOS में यूज कर लें, वो दोनों में वर्क करेगा। वरना जो बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसमें iOS के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है और एंड्रॉइड के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है, बट रिएक्ट नेटिव उन दोनों प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। तो इसलिए रिएक्ट जेएस काफी ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इतना ट्रेंड में है। हर कोई जो भी सीखना स्टार्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं रिएक्ट जेएस की तरफ ही जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें थी रिएक्ट जेएस में, जो चीजें हम लोग को बिल्ड करने में
मदद करते हैं। अब मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी मैं फिर सर को हैंड ओवर करता हूँ वापस। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर रिएक्ट से रिलेटेड। बाकी कोई भी क्वेश्चंस जिनको हो जो इससे रिलेटेड जो पीपीटी में है या इसके आसपास कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, या फ्यूचर में क्या ट्रेंड करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी, ये भी आप पूछ सकते हैं। ये जो React.js है, क्या ये जैसे HTML जावा वगैरह है, सेम वैसा ही है कि कुछ अलग, मतलब अलग नहीं है उसके। हमने ये देखा कि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, पर जैसे उसके लैंग्वेज को सीखते हैं, मतलब उसको हटा के बस इसको सीखा जा सकता है। नहीं, क्योंकि जब हमने बात की सबसे शुरुआत में कि बिना HTML की वेबसाइट बन नहीं सकती है, CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है। React.js क्या करता है ना, चीज़ों को आसान कर देता है। लिखेंगे उसमें हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही, बस चीज़ों को थोड़ा सिंपल वे में लिखेंगे ताकि जो हम लोग का टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाए और React.js अपनी पावर तो दिखाई जाए। तो इसका मतलब बिना HTML CSS जावास्क्रिप्ट के React.js हम लोग सीख ही नहीं सकते, क्योंकि उसके नाम में JS आ रहा है ना। HTML कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि, और React.js थोड़ा सा नहीं नहीं है। तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर ले रहे हैं तीनों, तो फिर वो इसका होगा। तो वो तब हम लोग के टाइम पे बात आ जाती है कि जैसे मैंने बताया ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट में एक वेबसाइट बनाने में मान लीजिए 10 दिन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोड काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग फंक्शनैलिटी बनाते हैं, जैसे बटन में क्लिक पे कुछ हो जाए, बटन क्लिक पे फैन ऑन हो जाए, अगर ये चीज़ मुझे जावास्क्रिप्ट में करनी होगी तो मान लीजिए मुश्किल से मुझे लगता है 10 या 20 लाइन का कोड होगा। पर जब React.js में सेम चीज़ को हम लोग करते हैं, वो चीज़ 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाएगी। मतलब इसकी लैंग्वेज अलग होगी, React.js की अलग होगी। लैंग्वेज नहीं अलग, लैंग्वेज सेम है पर लिखने के तरीके में थोड़ा चेंज आ जाएगा। React.js थोड़ा स्मार्टली काम करता है, उसको हर एक चीज़ को ना इन डेप्थ बताना नहीं पड़ता है। JSX एक्सप्लेन कर दो। हाँ, JSX जैसे चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, जैसे हर चीज़ को हमको इन डेप्थ नहीं बताना पड़ेगा। मैं सिंपल जैसे मैं चाहता हूँ चेयर मूव करना शुरू हो जाए, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, पहले मैं बताऊँ कि ये चेयर कहाँ रखी है, इस हॉल में रखी है, हॉल में कहाँ रखी है, आगे रखी है, इसको क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। बट React क्या करता है, जो JSX वाला पार्ट है, मुझे पता है इस चीज़ के लिए अलग से फाइल बनने वाली है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसकी अलग से फाइल है। अगर मुझे इस चेयर को मूव करवाना है तो मैं सिंपल सी बात है इस फाइल में जाऊँगा और बोलूँगा चेयर को मूव हो जाओ, तो ये तो काफ़ी समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। तो ऐसा कुछ React.js हम लोग को मदद करता है। अब ये कहें कि बिना HTML CSS जावास्क्रिप्ट के React.js आ जाएगा तो वो तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे घर बनाना है तो घर बनाना तो मुझे स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, वो कौन है, अपना HTML है। और अगर CSS चाहिए तो वो स्टाइलिंग के लिए हम लोग को वो चाहिए, और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए आ रहा है। बस React.js में वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वे में कर सकते हैं, तो जिससे हम लोग जब भी कोड लिखते हैं, लिखने का प्रोसेस बहुत कम हो जाता है। 100 लाइन कोड को हो सकता है मान लीजिए 20 लाइन कोड में खत्म हो जाए, तो वो फायदा है, जिससे डेवलपमेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जब भी एक बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाना होता है जहाँ पहले 6-6, 7-7 महीने लगते थे, अगर एक नॉर्मल वेबसाइट है तो वो 2 महीने 3 महीने के अंदर वो खत्म कर सकते हैं बनाना, सिर्फ React.js है। ये चीज़ बस एक ही ने क्वेश्चन पूछा और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। फेसबुक, क्योंकि असली प्रॉब्लम फेसबुक ने पिन पॉइंट की, जो चैट वाला उन्होंने बात की, कैसे वो चीज़ें हो रही हैं कि बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है और मैसेज भेजने तो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो फेसबुक के डेवलपर्स ने React.js को बनाया था और तब से लेकर आज तक वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों को। सर अब सीखना स्टार्ट कब करें, मतलब किस पॉइंट से स्टार्ट करें? अभी से मतलब सर पॉइंट नहीं, सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React, यही प्रोसेस है। HTML को आप छोड़ थोड़ी ना सकते हो, या अगर React में भी कर रहे हो तो React में आप जो ढांचा वो HTML से ही बनाओगे, बस React उसको फास्ट कर देगा। डिज़ाइन आप CSS में ही करोगे, कलर वाला CSS से ही मैनेज करोगे। सबसे पहले तो जो नहीं मालूम है फादर ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर ने कौन सी डिवाइसेस बनाई थी वो पता होना चाहिए। इसके लिए आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लीजिए, एक दिन में आप उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप HTML में आइए। फिर एक वेबसाइट कैसे काम करती है, हाउ ए वेबसाइट वर्क,
पीछे क्या हो रहा होता है वो आइडिया होना चाहिए। तब आप HTML पे आओ, फिर CSS पे आओ, फिर JS जावास्क्रिप्ट पे आओ, फिर इस पे रिएक्ट पे आओ, तो ये फ्रंट एंड हो जाएगा पूरा। फिर सर्वर साइड लैंग्वेज में हमें एक सर्वर साइड लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है। अगर जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये वाला मर्ज स्टैक जो है, मर्ज स्टैक सुना है आपने? मर्ज M से MongoDB होता है, E से Express.js होता है, R से React.js होता है और M से Node.js होता है। तो मर्ज स्टैक में फ्रंट एंड जो है React.js से हैंडल होता है, बैक एंड जो है Node.js से हैंडल होता है। जबकि नोड जो जावास्क्रिप्ट है एक्चुअल में वो सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि नोड सर्वर पे इंस्टॉल है इसलिए वो सर्वर साइड लैंग्वेज वाला काम करता है। तो MongoDB जो है डेटाबेस के बारे में कुछ आइडिया तो आपको है नहीं। नॉर्मली जो डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं बड़े लेवल पे वो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, जिसमें टेबल्स होती हैं, एक्सेल की तरह होता है। कुछ MS एक्सेल देखा है? वो वाला डेटाबेस यूज करते हैं। और जो MongoDB है ये नो टेबल वाला डेटाबेस है, इसमें टेबल नहीं होती है। सर React.js वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है कि ऐप डेवलपमेंट के लिए? सबके लिए यूज होता है। जैसे भी सर ने बताया था रिएक्ट नेटिव की भी कोडिंग होती तो React.js नहीं है ना। जब उसको नेटिव वाली पार्ट यूज कर लेते तो एप्लीकेशन भी बन जाता है, मोबाइल सिस्टम एप्लीकेशन भी बन जाता है, एंड्रॉइड पे भी चलेगा, आईफोन पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को कैसे रिमूव करता है Node.js? क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को Node.js रिमूव कैसे करता है? Node.js के पास है ना अपने आप में सर्वर, जैसे क्रोम का V8 इंजन यूज करता है। क्रोम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंजन है V8 इंजन नाम का। तो हर काम वही चीज ऑटोमेटिकली वो क्रोम वाला जो ब्राउजर वाला पार्ट है वही सारी चीजों को हैंडल कर देता है। तो React.js में तो मैलवेयर डिटेक्शन नहीं होता ना, मैलवेयर डिटेक्शन एनालिसिस। तो ये इसमें नहीं होता तो उसके लिए तो Node.js में ही करना पड़ेगा। तो वो तो हम लोग जब सर्वर क्रिएट करेंगे तो वहाँ क्रिएट करेंगे ना। तो सर्वर मेन सर्वर बस लैपटॉप से हो जाएगा कि मेन सर्वर खुद का क्रिएट करना पड़ेगा? बैकएंड क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जब लैपटॉप पे कर रहे हो तो वो हम लोग के ब्राउजर का पावर यूज कर रहा है। और जब हम लोग उसको डिप्लॉय कर देते हैं तब वो जहाँ भी डिप्लॉय करेंगे हम लोग वेब उसी सर्वर power का use पावर करेंगे। यूज करेगा तो हाई लेवल कोड्स देना देंगे हाँ, लैपटॉप पे। React.js पे। React.js फ्रंट एंड वाला पार्ट है। जो आप सिक्योरिटी और मैलवेयर की जो बात कर रहे हैं वो सर्वर साइड हैंडल होती है। ये दोनों ही साइड पे होती है। फ्रंट एंड पे आपको जो है जब फॉर्म्स आप बनाओगे तो फॉर्म्स आपके SQL इंजेक्शन प्रूफ होने चाहिए कि SQL इंजेक्शन फॉर्म्स में ना हो पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रंट एंड वाली हैकिंग होती है, मालवेयर वाली होती है, फॉर्म से होती है। तो फॉर्म अगर आपका SQL इंजेक्शन प्रूफ है, फॉर्म आपने उस हिसाब से बनाया कि SQL इंजेक्शन नहीं हो सकता उसमें। सुना है SQL इंजेक्शन कि डाटाबेस की जो क्वेरीज है वो फॉर्म की फील्ड में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वहां पे मालवेयर रुक जाता है। मालवेयर कभी भी फ्रंट एंड में आता है तो बल्कि फॉर्म के थ्रू आता है, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए यूज होता है ना? सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए यूज होता है। सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग चीज है बेटा। मतलब React.js का यूज कर सकते हैं उसके लिए। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स मतलब कि मतलब क्या है, मैं आपको बताइए ना। सोशल इंजीनियरिंग की हैकिंग का पार्ट होता है, जी हाँ, क्या होता है थोड़ा मैं एक्सप्लेन तो करिए। आप सोशल इंजीनियरिंग आपको क्या मालूम है सोशल इंजीनियरिंग के बारे में? सोशल इंजीनियरिंग मतलब सर जो हम कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं या कोड रिवर्स इंजीनियरिंग अलग चीज है, सोशल इंजीनियरिंग अलग चीज है। रिवर्स इंजीनियरिंग तो आप जो है आपके पास कोड नहीं है, इंस्टॉल्ड कोई चीज है, उसका कोड आप लिख रहे हैं, तो दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग का पार्ट है। सोशल इंजीनियरिंग अलग इंजीनियरिंग है। जैसे हम आपके पास गए, ये हमारी साइट है, हम डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने वहाँ डोनेशन करा, तो डोनेशन आपने 10 रुपया करा, आपके अकाउंट से लाख रुपया कट गया, इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो React.js हैकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है? नहीं, हैकिंग से रिलेटेड कोई भी नहीं। हैकिंग बेटा अपनी अलग चीज हो गई। React.js तो एक फ्रंट एंड वाला पार्ट है। फ्रंट एंड में हैकिंग सिर्फ आपका जो है जो फॉर्म होंगे, फॉर्म डेटाबेस तक पहुंचते हैं, वहां पे SQL इंजेक्शन से हैकिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। मतलब ये जो आपके क्वेश्चंस थे रिएक्ट से डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं थे, हैकिंग से रिलेटेड। अगर हैकिंग पे आप लोग को चाहिए तो हम हैकिंग पे भी वर्कशॉप करेंगे। और कोई क्वेश्चन? हैकिंग अपना अपने आप में एक अलग प्रोफाइल होता है। हैकिंग मतलब कि आप डेवलपमेंट उसमें आप कोडिंग में भी अच्छे हैं, आप सर्वर साइड पे भी अच्छे हैं, आप लाइनिक्स पे अच्छे हैं। अगर हैकिंग करनी होती है तो लाइनिक्स भी नॉर्मल वाला लाइनिक्स नहीं यूज करते हैं, हम लोग कैरी लाइनिक्स यूज करते हैं। शायद हम यहाँ ना होते तो कोई और इसको आंसर भी ना कर पाते, अभिषेक सर भी ना कर पाते, क्योंकि हैकिंग वाली चीज़ अलग होती है। हम खुद साइबर फॉरेंसिक ट्रेनर है CBI में, इसलिए हम आपको आंसर कर पाएंगे ये चीज़।
सर नेट हंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं है? खाली का नेट हंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं काली का क्या नहीं? नेट हंटर वर्जन काली का नेट हंटर वर्जन के लिए आपको जो आप वाईफाई अडेप्टर अपने सिस्टम पे यूज कर रहे होते हैं ना, वो डुप्लेक्स वाला अडेप्टर होना चाहिए। नॉर्मली जो अडेप्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो हाफ डुप्लेक्स होते हैं। तो बाकी सब के ट्रेनिंग का मतलब कि ऑनलाइन तो है नहीं, कोई भी चीज़ सिखाता नहीं कि जेट रजिस्टर यूज़ कैसे करना है बाकी सारी जो सिखा भी रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, उनको खुद नहीं आता। सर कहाँ मिलेगा खुद से करो, कहीं नहीं मिलेगा। नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप नेट पे खोलो, खुद से करो। सबसे पहले काली लाइनेक्स करो। काली लाइनेक्स से पहले आपको पहले बेसिक्स मालूम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक मालूम होना चाहिए कि क्या क्या एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल अभी नया संचार साथी ऐप आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि 1 मार्च से सब में होगा, शुरू हो गया गया। लेकिन वो ऐप ये क्यों कह रहे हैं कंपनी डाल के दे, आप भी तो डाल सकते थे। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो ऐप जो है सिस्टम में उसमें मोबाइल में रूट करके वही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डाला जाएगा ताकि आप हटा ना पाए। इसलिए कह रहे हैं ओएस, सबसे पहले आपको ओएस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब आप लाइनिक्स पे आओ। लाइनिक्स भी कैली लाइनिक्स, एक कैली लाइनिक्स ही ऐसा लाइनिक्स है जो हैकिंग के लिए यूज होता है। बल्कि हैकिंग नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं एथिकल हैकिंग। हैकिंग तो इलीगल टर्म हो गया, है ना? इधर से कोई क्वेश्चन नहीं? बीसीए वाले भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? क्या बीटेक से कम है बीसीए वाले क्या? बीसीए इसका अगर आपको करना है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं एथिकल हैकिंग में, वो फॉर दिस 65,000 का CEH का सर्टिफिकेट हाँ, CEH का ही ओरिजिनल सर्टिफिकेशन जो है वैलिड भी है पूरी दुनिया में। और कोई सर्टिफिकेट, इसमें भी 2 सर्टिफिकेशन होते हैं, बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल। एडवांस लेवल वाला और महंगा होगा। नहीं सर रेड टीम का है रेड टीम का ये, लेकिन सर्टिफिकेशन खाली सर्टिफिकेशन फीस है, ये आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में जाके देने पड़ते हैं, या व्यू सेंटर में या प्रोमेट्रिक सेंटर में। इससे पहले आप नेटवर्क्स के बारे में पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, डेवलपमेंट, तब जाके फिर आप उसमें और डेप्थ में जाओ। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नेटवर्क है। और हैकिंग और क्रैकिंग में फर्क होता है। लोग क्रैकिंग को हैकिंग समझते हैं। पासवर्ड ब्रेक करना हैकिंग नहीं होती, पासवर्ड ब्रेक करना क्रैकिंग होती है। बहुत मेहनत है, एक दिन का काम नहीं है, 6-7 साल की मेहनत होती है, तब जाके आप उस लेवल पे आओगे। और एक एथिकल हैकर की कंपनी में सैलरी मालूम है कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 लाख 5 लाख रुपए महीने से स्टार्ट होती है। हम तो खाली CBI क्लास लेने जाते हैं, 5,000 रुपये एक लेक्चर का मिलता है हमको, और आने जाने का फ्लाइट का टिकट मिलता है गाजियाबाद जाने का। अच्छी फील्ड है, अगर आप तो सीरियसली ले रहे हो तो। कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम कंपटीशन है, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, उतना पेशेंस नहीं होता कि 6 साल 7 साल मेहनत करें इंसान। तो वर्कशॉप से कुछ समझ में आया इससे आपको? ऑब्जेक्टिव तो वर्कशॉप का हम लोग का अचीव नहीं हुआ। अगर लैपटॉप हम लोग का चल रहा होता तो आप अपना रिएक्ट ऐप एक आज बना लेते। लैपटॉप क्योंकि चल नहीं रहा तो रिएक्ट ऐप, तो इससे तो कुछ काम ही नहीं होगा। जो आपका सिस्टम चल रहा है उसी पे पीपीटी बस चल रहा है। यही वजह कि पीपीटी में बहुत कुछ है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लाइव ही कराते हैं। और पर्पस भी यही था कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बैठेगा। अब आप लोग को क्यों बैठाया गया आई डोंट नो, ये तो मैनेजमेंट बता पाएगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग का ये था कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बैठेगा ताकि कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी को HTML CSS कभी थोड़ा बहुत देखा तो हो इन्हें। आप लोगों ने तो कुछ, मेरे ख्याल से पहला सेमेस्टर भी आपका नहीं पूरा हुआ होगा। वही है कि अभी तो आप लोग बडिंग हो, बट ये है अच्छी बात है। इस टाइम पे आप लोग को जो है ये टर्मिनोलॉजी नाम तो सुनने को मिला, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सुन लिया, तो अब आप स्टार्ट तो करो। अच्छा बीटेक आप लोग क्यों कर रहे हो बताओ? बीटेक या BCA वाले बीटेक क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, टेक्नोलॉजी से अलग हटके। हाँ, जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना बीटेक करने के बाद वाले, वो वाले पेन पॉइंट्स पे आज बात करते हैं। बीटेक क्यों कर रहे हो बताओ, एक एक करके बताओ, क्यों कर रहे हो बीटेक? कोडिंग सीखने के लिए। BCA क्यों कर रहे हो? इसे सर क्योंकि कॉमर्स का बैकग्राउंड से और फिर जाके मुझे इसका हैकिंग करना, हैकिंग ही करना था। फिर जाके उसी के लिए मैंने BCA चुना, तो इसमें 18 ईयर हो जाए मेरा तो मैं छोड़ दूँगा।
ये 18 नहीं हुआ। आप क्यों कर रहे हैं विषय? सर बीटेक कर रहे हैं आप ना? बीटेक क्यों कर रहे हैं?